केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, बिजली की आपूर्ति के लायक पर्याप्त है कोयले का भंडार। पांचवी अनुसूची के हनन को रोकने की मांग को लेकर आदिवासी प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। दशहरे की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दशहरे का आयोजन। और शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर किया जा रहा है मनोकामना ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिजली की आपूर्ति के लायक पर्याप्त कोयले का भंडार है। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कोरबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हुआ था और वो शॉर्टेज अभी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि 20 दिन का 40 दिन का स्टॉक ऐसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना बिजली का आपूर्ति करने के लिए चाहिए है उतना तो हम कर रहे हैं। एक्चुअली आज के हिसाब से 1.9 मिलियन टन पर डे हमको देना था। हमने 2.08 मिलियन टन दिया है। इससे परिस्थिति सुधर रहा है और आगे भी सुधरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये मैंने रिव्यू करने के बाद आपको बता रहा हूँ। और पिछले 4 दिन से एक तो मार्जिनल है, लेकिन हमारा स्टॉक तो थर्मल प्लांट में बढ़ रहा है। ऐसी क्या वजह? और मैं यहाँ पर दीपिका, जेवरा और कुसमुंडा का खदान का प्रत्यक्ष आज समीक्षा किया हूँ। इन खदानों की कोयला का उत्पादन की समीक्षा की है। मैंने अधिकारीगण को स्पष्ट आदेश दिया हूं कि बिजली उत्पादन का थर्मल प्लांट के इनका जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो उन्होंने तय किया है, वो लक्ष्य को एट एनी कॉस्ट अचीव करने के लिए मैंने आदेश किया हूं। उतना एज इट इज़ इधर थोड़ा लक्ष्य कम होने के बावजूद भी हम 2 मिलियन अभी सप्लाई कर रहे हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा पर डे। और इधर थोड़ा लक्ष्य के अनुसार चले तो और भी ज़्यादा होगा। लक्ष्य थोड़ा कम है, वो आपूर्ति करने का पूरा विश्वास उन्होंने भरोसा मुझे दिलाया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ने एसईसीएल के मेगा कोल प्रोजेक्ट गेवरा माइन सहित कुसमुंडा और दीपका खुली खदान का निरीक्षण किया। कोयला खदानों का निरीक्षण के दौरान श्री जोशी ने गेवरा कोयला खदान में 200 टन के डंपर से लोडिंग पॉइंट तक पहुंचकर कोयला उत्पादन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने एसईसीएल की समीक्षा बैठक में कोयला उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के निर्देश दिए। बस्तर को नगर पंचायत बनाए जाने का विरोध कर रहे आदिवासियों का दल 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचा। यहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और 5वीं अनुसूची में उन्हें दिए गए अधिकार के हनन को लेकर जानकारी दी। आदिवासियों के प्रतिनिधि और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासी उन्हें मिले अधिकारों की अनदेखी से नाराज हैं। श्री नेताम ने बताया कि 80 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया गया है। आदिवासी समुदाय इसी का विरोध कर रहा है। आदिवासी समाज एक बात पे बहुत निराश है। निराश ये है कि बहुत से संविधान में व्यवस्था है, इनकी हित को रक्षा के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट में, राज्य सरकारों ने विधानसभा में बनाए हैं, उनका ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि वे आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। अलग से प्रावधान संविधान में किए गए हैं कि इन पंचायतों में बगैर राज्यपाल के अनुमोदन से यहाँ न नगर पालिका जाई जा सकती है, न
नगर निगम बना जा सकता है और ना ही नगर पंचायत। फिर भी शासन में अगर बनाना है तो गवर्नर से इसका अनुमोदन होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में भी किया है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, झारखंड में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के लोग कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कानून के विपरीत है और इसलिए वहाँ पर जो लोग गए थे और उन्होंने अवैधानिक तरीके से उसको अस्वीकृत कर दिया कि सरकार इन क्षेत्रों में नगर पंचायत नहीं बना सकती है जब तक कि गवर्नर इसके लिए स्वीकृति न दे। तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ। ये बात मैं जब गवर्नर के रूप में छत्तीसगढ़ में आई तो बहुत सारे आवेदन मेरे पास लोग मिल रहे थे उस समय, बहुत सारे आवेदन के लिए, और मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, शासन स्तर पर लिखा और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ध्यान मैंने आकर्षित किया कि इस तरह का जो हुआ है इन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में जो पैसा कानून ऑलरेडी लागू है वहाँ नगर पालिका कैसे लागू हो सकता है अधिनियम। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों से बातचीत के लिए वे तैयार हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 18,987 नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 19,808 रोगी स्वस्थ हुए हैं। महामारी से अब तक कुल 3,33,62,709 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.07% हो गई है। देश में अब तक 58 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 20,428 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 28 में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंच गई है। देश की आधारभूत अधोसंरचना को मजबूती देने के लिए और देश के विकास को गति देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस योजना से न सिर्फ आने वाले समय में नए भारत के निर्माण में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभ की है, ये सोच बहुत ही अच्छी सोच है। इससे ऊर्जा, पेट्रोलियम, आईटी जैसे जो बड़े मंत्रालय हैं उनको एक साथ जोड़ के जो इन्होंने कार्य में प्रगति लाने का जो सोच रखी है, इस सोच को हम सलाम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे कि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग होगी। आईटी को भी रखा हुआ है, तो एक आप कह सकते हैं कि आईटी क्षेत्र से भी एक मॉनिटरिंग का एक बढ़िया तरीका ही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऊर्जा का क्षेत्र है आज के समय में, ऊर्जा एक ऐसा विषय है जिस पे कि आज भी हम लोग कोल बेस्ड पावर पे या पेट्रोलियम पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये कितने दिन का ये मेहमान है, कितने दिन हम इस पे डिपेंड कर पाएंगे, ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एसेस कर पाएगा। तो जो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज हैं उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम ठीक है हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो परेशानी का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक इन्होंने गति शक्ति योजना जो चलाई है या समन्वयन के लिए जो एजेंसी क्रिएट किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसका मैं स्वागत करूंगा। 1 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है जिसमें 16 मंत्रालयों को मर्ज किया गया है कि जब ऐसी पोजीशन आती है कि जहां 2 डिपार्टमेंट आपस में टकराते हैं, जहां पर योजनाओं को करने के लिए 2 या 3 डिपार्टमेंटों की मंजूरी होना जरूरी होता है, उस समय हमने देखा है कई बार कि एक मंत्रालय मंजूरी दे देता है, दूसरा मंत्रालय उसको 6 महीने तक लटका देता है। तो इस परेशानी की वजह से उन्होंने ये एक सेंट्रलाइज्ड जो है विभाग बनाया है, गति शक्ति योजना। उस योजना में 16 मंत्रालय जुड़े रहेंगे और सैटेलाइट के माध्यम से, देखिए कितनी बड़ी तकनीक है, सैटेलाइट के माध्यम से वो उन कार्यों का मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ पर काम अटक रहा है, कहाँ पर काम हो रहा है, और अगर काम अटका है तो क्यों अटका है, और अगर अटक गया है और काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए उन संबंधित विभागों को तुरंत निर्देश जारी करके और उन काम को गति देने के उद्देश्य से इस काम को किया गया है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत देश में अधोसंरचना के विकास से संबंधित सभी योजनाओं को एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत रखा गया है और इनमें 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दशहरे पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दशहरे की पूर्व संध्या पर जारी बधाई संदेश में श्री बघेल ने कहा कि दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। विजयादशमी का ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस बार दशहरा पर्व के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने फिजिकल डिस्टेंसिंग और भीड़ पर नियंत्रण रखने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने 19 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी करते हुए दशहरा आयोजन की मंजूरी दी है, जिसके अनुसार मैदान की क्षमता से आधी भीड़ रखने को कहा गया है। इसी तरह रावण दहन के पहले पुतले पर किसी तरह की साज सज्जा की अनुमति नहीं दी गई है। इस बार के आदेश में कहा गया है कि दशहरा मैदानों में किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा और साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी प्रतिबंध रहेगा। उधर गरियाबंद जिले में रावण भाटा में दशहरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां जिला प्रशासन ने भीड़ कम रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति दी है। नगर पालिका अध्यक्ष गफार मेमन रावण भाटा पहुंचे और यहां पर की जा रही साफ सफाई और रंगाई पुताई का निरीक्षण किया। दशहरा मैदान में प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ ही परंपरागत रूप से जलाए गए मनोकामना ज्योति कलश और जवारा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनांदगांव जिले के देवी मंदिरों में भी आज जवारा विसर्जन किया जा रहा है। यहां ज्योति कलश और जवारे को विधि विधान से पूजा अर्चना कर बूढ़ा सागर तालाब में विसर्जित किया जा रहा है। इस दौरान माता की सेवा गीत के साथ उन्हें विदाई दी गई। उधर कवर्धा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा अष्टमी के मध्य रात्रि को शहर के चंडी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से खप्पर निकाला गया। हालांकि जिला प्रशासन ने दो समुदाय के बीच टकराव को लेकर पूरे कवर्धा शहर में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते ग्रामीण व शहर के लोग खप्पर का दर्शन करने के लिए सड़क पर मौजूद नहीं थे। सूनी सड़कों और पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर के 10 सदस्यों की ही देखरेख में खप्पर निकाला गया। लोग अपने घरों की छत और गलियों में दूर से ही खप्पर का दर्शन कर पाए। उल्लेखनीय है कि खप्पर की परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी माता की कृपा अंचल में समृद्धि और महामारी से बचाव करती है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उर्दू शायर सैयद फजल उल हसन के बारे में। स्वाधीनता सेनानी और उर्दू शायर सैयद फजलुल हसन की जयंती भी है। उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1921 में स्वतंत्रता के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। हसरत मोहानी का जन्म 14 अक्टूबर 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। स्वामी कुमारानंद के साथ मोहानी ने 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले की थी। हसरत मोहानी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और 1903 में कई वर्ष के लिए जेल भेजे गए। वे कई वर्ष तक कांग्रेस के सदस्य रहे। मोहानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी जुड़े रहे और 1919 में इसके अध्यक्ष रहे। वे भारत के विभाजन के विरोधी थे। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना की घोषणा के बाद मोहानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता छोड़ दी। जब देश का विभाजन हुआ
तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में रहने का विकल्प चुना। मोहानी भारत की संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन कोई सरकारी भत्ता नहीं लिया और कभी सरकारी निवास में भी नहीं रहे। इसके बजाय वो मस्जिदों में ठहरते और अन्य सवारियों के साथ बैठकर तांगे से संसद जाते थे। 13 मई 1951 को लखनऊ में मौलाना हसरत मोहानी का निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित मौलाना हसरत मोहानी को सलाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।